Hello students and welcome to another session of my online biology classes Biology Simplified। मैं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं। जो स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं उनको पता है हम सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। ये 5th चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड स्टेट टेक्स्ट बुक का। हम इसके दूसरे पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। सो करेंटली ये 5th पार्ट है। ओके, तो लेट्स बिगिन कि हमने लास्ट टाइम जहाँ स्टॉप किया था, वी हैव फिनिश्ड विद द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। हम यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर पे सेल मेम्ब्रेन पे हैं। जो स्टूडेंट्स ने नया नया अभी ज्वाइन किया है वो प्रीवियस जो है वीडियोस उनको देख लीजिए। सो आपके पहले के जितने भी कंसेप्ट है वो फटाफट क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। साइटोप्लाज्म, तो जो तीसरा स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर में से, ओके, वो है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है, करेक्ट है? तो बाहर से अंदर की तरफ हम जा रहे हैं, तो वी हैव डन बाहर का सबसे जो स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल हम कर चुके हैं। ओके, उसके अंदर का स्ट्रक्चर हो गया सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर हुआ साइटोप्लाज्म, है ना? तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का, हम इसको बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस है। ओके, बेसिक मटेरियल है जो सेल के अंदर है, पार्ट लिक्विड पार्ट सॉलिड। ओके, तो इसको हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या साइटोसॉल बोलते हैं। थोड़ा बहुत पानी जैसा, थोड़ा सॉलिड, तो कोलॉइडल मैटर और जेली जैसा, करेक्ट है? तो अगर आपने कभी जेली की मिठाई, स्वीट जेली स्वीट, या फिर इवन अगर आपने फेस वॉशेस वगैरह देखे हैं, है ना, तो अगर आप हाथ में लगाएंगे उसको तो थोड़ा सा कैसे, तो ना तो कम्प्लीटली पानी जैसा लिक्विड है ना बिल्कुल सॉलिड है, ना सॉफ्ट सॉफ्ट जेली जैसा। तो वैसा ही जो है कॉम्पोजिशन साइटोप्लाज्म का होता है इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल। ओके, अभी अब समझने की बात क्या है कि जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है या साइटोसॉल है, ओके, ये स्टैटिक नहीं है। इट इज नॉट स्टैटिक। मतलब क्या? स्टैटिक मतलब जिसमें कोई मूवमेंट ना हो, है ना, कोई हलचल ना हो। तो ऐसा नहीं रहता है कि हाँ जेल जैसा है तो बस वो ऐसे ही है, विदाउट एनी मूवमेंट, विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो इट इज नॉट स्टैटिक। उसमें क्या होता है, मूवमेंट्स होती हैं किस तरीके के, जिससे पानी का मूवमेंट हो, स्ट्रीमिंग मूवमेंट। ओके, तो हल्का फुल्का मूवमेंट जो है वो होता रहता है, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोसिस। ओके, साइक्लोसिस बेसिकली वेरी स्लो एंड राउंड मूवमेंट होता है। तो आप यू कैन इमेजिन कि कोई अगर एक चम्मच लेके वेरी लाइटली अंदर से स्टर करता रहे, उसको गोल गोल घुमाता रहे, तो कैसे घूमेगा? वेरी स्लो मूवमेंट। ओके, वेरी वेरी स्लो। बट ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर की चीजें कंटिन्यूअसली मिक्स होती रहती हैं। ओके, और जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, जब दो सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, है ना, याद है आपको? वी हैड डिस्कस दिस कि सेल वॉल के बीच में पिटिंग होती है, एंड वी हैव व्हाट इज नोन एज द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स जो मूव करते हैं ना, हम उनको बोलते हैं प्लाज्मा डेस्माटा, करेक्ट? सो प्लाज्मा डेस्माटा बेसिकली दो सेल्स के बीच का ब्रिज या कनेक्शन है। और जब भी एक सेल के अंदर हल्का फुल्का साइटोप्लाज्म गोल गोल घूमेगा तो क्या होगा, अंदर का मटेरियल जो है वो बाजू के सेल में चला जाएगा, एंड सिमिलरली बाजू के सेल का मटेरियल यहाँ पे जाएगा, करेक्ट है? तो ये जो है एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन बनाने में नॉट ओनली आपके साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा डेस्माटा, बट उसके सेल्स के अंदर का जो राउंड एंड राउंड मूवमेंट है, जो साइक्लोटिक मूवमेंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में, करेक्ट है? अच्छा, साइटोप्लाज्म के अंदर पानी जो है ना वो मेजर कंपोनेंट होता है। तो ऑब्वियसली किसी भी जेल में ओके सॉफ्टनेस जो आती है पानी के वजह से, सो देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर, है ना, मेजर कंपोनेंट है। इसके साथ साथ में क्या क्या चीजें हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि हो गए शुगर्स हैं, हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं। तो प्रोटीन का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो अमाइनो एसिड है ना, फिर वाइटामिन हैं, राइट? ये सारी चीजें घुली हुई एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, है ना, प्रोटीन्स जो कैटालिटिक हैं, जो सेल के अंदर के रिएक्शंस को पॉसिबल बनाती हैं, करेक्ट है? सो एंजाइम्स आर देयर। फिर न्यूक्लियोटाइड्स हैं, आपके डीएनए आरएनए बनने के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना, मिनरल्स हैं, जैसे जिंक हो गया, कैल्शियम वगैरह, वेस्ट प्रोडक्ट्स है। तो बेसिकली सेल के अंदर जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है, एवरीथिंग राइट फ्रॉम द बिल्डिंग ब्लॉक्स टू द एंजाइम्स टू द हार्मोन्स, एवरीथिंग दैट इज नीडेड, ओके, वो साइटोप्लाज्म में घुला हुआ मिलता है हमें। ओके, एंड देयरफॉर साइटोप्लाज्म दैट इज देयर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट है? अच्छा, साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो द
द एरिया जहाँ पे आपके बाकी के सारे सेल ऑर्गेनल्स आपको मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ओके आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रियंस है, प्लास्टिड्स हैं, है ना, जिसमें से क्लोरोप्लास्ट एक है. क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड. न्यूक्लियस है, दूसरे माइक्रोबॉडीज है, राइट, फॉर एग्जाम्पल लाइसोसोम्स एंड ग्लाइक्सिसोम्स एंड ऑल दैट. साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए आपके. करेक्ट है. तो ये जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये सारे के सारे भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. करेक्ट. सो साइटोप्लाज्म ऑलराइट क्या क्या करता है, रॉ मटेरियल्स का सोर्स है. मतलब अगर आपको समझो प्रोटीन बनाना है सेल को, मान लीजिए कि सेल को प्रोटीन बनाना है. प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए सेल को, है ना, सेल को अमाइनो एसिड्स चाहिए. फिर उसको बनाने के लिए एंजाइम चाहिए, एंजाइम्स को रन करने के लिए फैक्टर्स चाहिए, पूरे प्रोसेस को रन करने के लिए एटीपी चाहिए. तो ये सारी चीजें सेल को कहाँ से मिलेगी. अभी हम बोल देंगे ओके साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तो ईआर है, तो ईआर प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, लेकिन उसको सारा मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसको मटेरियल साइटोप्लाज्म से मिलेगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस. सो साइटोप्लाज्म बिकम्स दैट एरिया जहाँ पे सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, काम करने की जितने भी पुर्जे चाहिए, जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स चाहिए, सारी चीज साइटोप्लाज्म में मिलती है. अच्छा, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो भी साइटोप्लाज्म में टेम्पररीली स्टोर होते हैं, बाद में सेल उसको डिस्पोज करता है. करेक्ट है. तो साइटोप्लाज्म इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेकिन वो जगह है, ओके जहाँ पे सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेल का एक्टिविटी जो है, वेदर उसको मेकिंग एक्टिविटी है एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक, कोई भी एक्टिविटी हो, ओके वो सारी चीजें आपको साइटोप्लाज्म में होते हुए नजर आएगी. करेक्ट है. तो साइटोप्लाज्म इज द सीट ऑफ एक्टिविटी बोलते हैं, वो जगह जहाँ पे सारी चीजें वर्क हो रही हैं. करेक्ट. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन में भी मदद करता है. मैंने जैसे आपको कुछ टाइम पहले एग्जांपल दिया था कि एक प्लांट सेल और उसके बाजू का प्लांट सेल अगर आपस में उनको कुछ एक्सचेंज करना है, मेरे पास ग्लूकोज ज्यादा है, बाजू के सेल में ग्लूकोज कम है, चलो मैं थोड़ा ग्लूकोज ट्रांसफर कर देता हूँ. कहाँ से होगा, साइटोप्लाज्म के थ्रू होगा. साइटोप्लाज्म में पहले वो ग्लूकोज जाएगा, घुलेगा, फिर वो साइक्लोसिस मूवमेंट होगा, फिर वो स्ट्रैंड के थ्रू एक से दूसरे सेल में जाएगा. करेक्ट है. तो डिस्ट्रीब्यूशन between cells, distribution inside the cell between different organelles. करेक्ट है. तो अगर प्रोटीन ईआर में बना और फिर उसको मॉडिफाई करने के लिए गोल्गी में जाना है, तो वो मूवमेंट कहाँ से करेगा, मूवमेंट साइटोप्लाज्म के थ्रू ही करेगा वाया साइटोस्केलेटन. करेक्ट है. तो साइटोस्केलेटन को यूज करके मूवमेंट होगा, लेकिन वो होगा कहाँ, इट विल हैपन इन द साइटोप्लाज्म. करेक्ट है. तो ये दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड, है ना, कि साइटोप्लाज्म क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. इट इज बेसिकली द मेन सब्सटेंस ऑफ द सेल, है ना, मेन चीज है वो, मेन मैट्रिक्स है, ग्राउंड मटेरियल है, उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता. करेक्ट है. एंड जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल में तो सारे रिएक्शन ही साइटोप्लाज्म में होते हैं, है ना, देर इज नो ऑर्गेनल सिस्टम ओवर देयर. करेक्ट है. ओके, वेरी गुड. चलो, सेल ऑर्गेनल्स जो हैं ये क्या है, ये नथिंग है बट सेल के अंदर आपने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनाए, जैसे एक बड़ा सा ट्रेन है उसमें अपने छोटे छोटे डब्बे बनाए, हर डब्बे में अलग अलग लोग बैठेंगे, ओके वो अपना ट्रैवल वहां पे बैठ के करेंगे. सिमिलरली सेल में छोटे छोटे डब्बे या कंपार्टमेंट्स जो हैं उनको हमने नाम दिया है ऑर्गेनेल. बड़े बॉडी में ऑर्गन होता है जैसा हार्ट वगैरह, है ना, तो एक सेल के अंदर छोटे छोटे होते हैं ऑर्गेनेल, बेबी ऑर्गन्स. करेक्ट. और ये क्या करते हैं, ये हर एक ऑर्गेनेल एक स्पेसिफिक ओके फंक्शन करता है और वो उसी फंक्शन को करता रहेगा, वो बाजू वाले ऑर्गेनेल का फंक्शन नहीं करेगा. करेक्ट है. इसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ लेबर. राइट. अब ये ऑर्गेनल्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ओके क्योंकि हो सकता है कि पर्टिकुलर काम के लिए सेल को दो तीन ऑर्गेनल्स की एक साथ में जरूरत पड़ जाए, तो ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना, और स्पेसिफिक जो काम है वो कंप्लीट करते हैं सेल के लिए. समझ आ रही है बात, है ना. तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम्स, जितने भी वेसिकल्स हैं, छोटे छोटे बैग्स, वेसिकल मतलब छोटे छोटे बैग्स, है ना, वैक्यूल्स हैं, ओके. ये सारी चीजें, इनका जितने जितने चीजों का नाम यहाँ पे लिया गया है, ओके ये क्या बनाते हैं, इनको हम बोलते हैं सेल का एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. अब ये आपको याद रखना है. करेक्ट है. क्या क्या आ जाता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, वो सारी चीजें जिसमें प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी,
लाइजोसोम्स, राइट, वेसिकल्स, वैक्यूल्स, ये सारी जो सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स आ जाते हैं आपके एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में। ओके, ये आपको याद रखने हैं। करेक्ट है। ऑर्गेनल्स जिसमें डिस्टिंक्ट फंक्शंस हैं, मतलब ऐसे फंक्शंस जो आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, ये याद रखना है आपको। हाँ, कि जिस ऑर्गेनल में आपस में बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रियन है, वो अपना काम करता रहता है, उसके प्रोडक्ट्स ये सारे यूज करते हैं, लेकिन इनके साथ में जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ माइटोकॉन्ड्रियन का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो सेम थिंग है ना, क्लोरोप्लास्ट के एंड प्रोडक्ट को पूरा सेल यूज करता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट ये सब चीजों के साथ कोऑर्डिनेशन में काम नहीं, इंडिपेंडेंटली काम करता है। माइटोकॉन्ड्रियन इंडिपेंडेंटली काम करता है, बहुत हाईली स्पेसिफिक एनर्जी कंजर्वेशन कन्वर्जन करते हैं माइटोकॉन्ड्रियंस एंड क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो जिन ऑर्गेनेल्स का बाकी के ऑर्गेनेल्स के साथ बहुत डायरेक्ट या क्लोज कांटेक्ट में संबंध ना हो, ओके, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होते हैं, राइट। तो एंडोमेम्ब्रेन में यू ओनली हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द गोल्गी, द लाइसोसोम्स, है ना, जो वेसिकल वैक्यूल है, बस ये एंडोमेम्ब्रेन है। आपका माइटोकॉन्ड्रियन, क्लोरोप्लास्ट वगैरह ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते हैं, वो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, बट वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये आपको याद रखना है। करेक्ट है। ओके, यहाँ तक काफी सिंपल रहा आई थिंक, है ना। लेट्स गो अ लिटिल बिट अहेड एंड लेट्स नाउ डील विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करेक्ट है। तो अभी हम धीरे धीरे सेल के अंदर 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 जा रहे हैं, बाहर के सारे कवरिंग्स कर लिए हमने, साइटोप्लाज्म देख लिया, अभी हम एक्चुअल ऑर्गेनेल्स की बात शुरू करते हैं। सो वी स्टार्ट विद द ईआर। ओके, ईआर जो है एक नेटवर्क है, छोटा सा नेटवर्क है, साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है। ओके, मोस्टली सारे ही यूकैरियोटिक सेल्स में रहता है एक्सेप्ट फीमेल गैमिट्स या तो ओवा एंड आरबीसी। ओके, आरबीसी में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हैं ये नहीं रहते हैं। ओके, ये आप करेंगे जब भी हम सर्कुलेशन चैप्टर कवर करेंगे 12th स्टैंडर्ड में। तो एंडो जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, है ना, इनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है और बहुत सारे जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं वो नहीं होते हैं। करेक्ट। अच्छा, अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ना, तो ऐसे लगेगा कि जैसे एक नेटवर्क है, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड छोटे छोटे ट्यूब्स, ट्यूब्यूल्स, है ना, और सैक्स, मतलब छोटे बैग जैसे स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल्स एंड सैक्स, जिनको हम सिस्टर्ने बोलते हैं। तो ये सिस्टर्ने कैसा है, नेटवर्क है, आपस में जुड़ा हुआ, कनेक्टेड। ओके, छोटे 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 जैसे बैग्स हैं या छोटे ट्यूब्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। हाँ, अलग अलग नहीं, दे आर कनेक्टेड। आप एक ट्यूब में चले जाओगे तो वहां से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। करेक्ट है। टोटल मेम्ब्रेन जो एक यूकैरियोटिक सेल में आपको दिखता है, पूरा मेम्ब्रेन अगर आप ले लेंगे ना, जितने मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं उसमें से 50% से ज्यादा जो मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। करेक्ट है। तो इट्स अ वेरी ह्यूज नेटवर्क, और ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म को दो हिस्से में बांट देता है। एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का हिस्सा है, ओके, जिसको हम बोलते हैं लैमिनल साइटोप्लाज्म, और जो हिस्सा ईआर के मेम्ब्रेन के बाहर है उसको हम बोलते हैं नॉन लैमिनल। करेक्ट है। सो लैमिनल एंड नॉन लैमिनल, लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन फाइंड, हाँ, ओके, मैं आपको यहाँ पे जरा दिखा देती हूँ। तो ये जो है ना, ये ऐसे, ये ब्लू कलर का जैसे नदी जैसे जा रहा है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसके अंदर आपको दिख रहा है डबल लाइन है ना, अंदर जो ब्लू कलर का हिस्सा है, ओके, वहां पे भी साइटोप्लाज्म है जो अंदर है इस मेम्ब्रेन के अंदर, और ये बाहर जो ब्राउनिश कलर का है ये मेम्ब्रेन के बाहर है। तो मेम्ब्रेन के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसको हमने क्या नाम दे दिया है, लैमिनल। सो दिस ब्लू कलर्ड सिस्टम दैट यू कैन सी, ओके, ये लैमिनल साइटोप्लाज्म है। और ये ईआर के बाहर का जो साइटोप्लाज्म है, बाकी का जो ये कलरिंग दिख रहा है लाइट ब्राउन कलर का, है ना, ये जो पूरा बाकी का जो दिख रहा है ये हो गया नॉन लैमिनल। करेक्ट है। डू यू अंडरस्टैंड दिस। सो बेसिकली आपका ईआर मेम्ब्रेन क्या करता है, आपका ईआर मेम्ब्रेन जो है, ओके, ये सेल के साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में बांटता है, एक जो अंदर है जिसको हम लैमिनल बोलते हैं, और एक ईआर के जो बाहर है जिसको हम नॉन लैमिनल बोलेंगे। करेक्ट है। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। अच्छा, मेम्ब्रेन जो होता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये न्यूक्लियर एनवेलोप के साथ में कंटिन्यूस ये तो जुड़ा हुआ होता है।
करेक्ट, और सेल मेम्ब्रेन तक ये निकल के बाहर आता है। तो अगेन हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, लेट्स लुक एट द डायग्राम, तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा, है ना। ये देखिए, ये जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये न्यूक्लियस ये सर्कल दिख रहा है, ओके, और ये जो बाहर का इतना बड़ा ये जो बनाया हुआ है ये सेल मेम्ब्रेन है, करेक्ट है। अभी आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए, करेक्ट, ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस, आपको दिख रहा है कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन है ना, इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया है, तो ये देखिए यहाँ पे ये इधर जुड़ा हुआ है, सी दिस, है ना, और फिर ये मेम्ब्रेन ऐसे बनते 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 गोल 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 ऐसे ट्विस्ट होके ट्विस्ट होके ट्विस्ट होके देखिए कहाँ एंड हो रहा है, इट इज एंडिंग एट द सेल मेम्ब्रेन। सो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या कर रहा है, ये ऐसा है जैसे कि एक रास्ता बन गया है, ओके, बिटवीन द सेल एनवेलोप, द न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है और मेन सेल के मेम्ब्रेन के बीच में ऐसा एक लंबा सा है ना, थोड़ा गोल गोल घूमता हुआ सा रास्ता बन गया है, करेक्ट है। तो इसका एक इम्पोर्टेंस होता है कि सेल के अंदर ये एक सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाता है, करेक्ट है, इट मेक्स अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, राइट। तो आपका सेल मेम्ब्रेन और आपका न्यूक्लियस, इसके बीच में एक स्पंजी लंबा सा कुछ तो आ गया है बीच में, तो क्या होगा, सेल का शेप है ना, उसका सपोर्ट सब कुछ बना हुआ रहेगा। जितने सेल ऑर्गेनल्स है वो अपने अपने जगह से हिलेंगे नहीं, क्योंकि हिलने के लिए ट्राई करेंगे तो बीच में ईआर है ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। आप अगर डायग्राम देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, राइट। जो आउटर सरफेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, है ना, उसमें कभी हो सकता है कि राइबोसोम्स हो, कभी कभी हो सकता है कि राइबोसोम ना हो, वापस से थोड़ा सा बैक चले जाते हैं, है ना। और यहाँ पे देखो ये जो है ये सिंपल है ना, यहाँ पे कोई डॉट्स नहीं है। अब यहाँ देख रहे हैं डॉट्स है छोटे छोटे, तो जो डॉटेड पार्ट है ना वो मतलब वहां पे राइबोसोम्स हैं, तो उधर क्या होगा, प्रोटीन्स बनेंगे, करेक्ट है। और जहां डॉट्स नहीं है वहां पे प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, वहां पे फैट्स या लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है, करेक्ट। सो ईआर का जो बाहर का मेम्ब्रेन है उसमें राइबोसोम हो भी सकते हैं या तो नहीं भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली अगर राइबोसोम है तो उसको हम बोलते हैं रफ ईआर, आर फॉर राइबोसोम, आर फॉर रफ, है ना, तो राइबोसोम में ईआर पे होगा तो वो रफ ईआर, और अगर स्मूथ है मतलब उसमें राइबोसोम नहीं है। तो दो तरीके के ईआर्स, आर ईआर विच इज रफ ईआर एंड एस ईआर विच इज स्मूथ ईआर। स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इनके फंक्शंस अलग अलग हैं, करेक्ट है। स्मूथ ईआर जनरली लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है, फैट्स, स्टेरॉइड सिक्रीशन, ओके, जो आपके एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, ये सब में सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल जो ये रहते हैं हार्मोन्स, है ना, विच आर कॉल्ड दी स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये सब जहाँ जनरेट होते हैं वहां पे आपको स्मूथ ईआर वो सेल्स में आपको बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटीज में दिखेंगे। प्लस लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है ना, आयन को सॉरी कैल्शियम आयंस को वो स्टोर करता है मसल सेल्स में। तो ये जो है दीज आर द व्हाट यू कॉल फंक्शंस ऑफ द स्मूथ ईआर, और ये आपको याद करना है, ओके, ये आपको याद करना है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये देख सकते हैं आप दो टाइप के हैं, दे आर शोइंग यू, ओके, सो हियर यू कैन सी इट विथ मोर क्लैरिटी कि ये न्यूक्लियस का एनवेलोप है, ऐसे जिस सेक्शन निकाल दिया है उन्होंने, है ना, कट कर दिया है, तो न्यूक्लियस पूरा लंबा गोल होना चाहिए, उसको उन्होंने सेक्शन ले लिया है, ओके। बाहर ये सेल एनवेलोप दिख रहा है, न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियर एनवेलोप से कंटिन्यूअस कैन यू सी नेटवर्क, ये इसी को हम नेटवर्क बोलते हैं। आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ से कनेक्टेड है, फिर ये यहाँ से कनेक्टेड है, फिर ये कनेक्टेड है, फिर ये कनेक्टेड है, सो यू कैन सी द कनेक्शंस, करेक्ट है। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलोप का ये लाइन, और ये सब जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे एक्चुअली ये क्लैरिटी से नहीं दिख रहा है डायग्राम में, बट इसमें छोटे छोटे डॉट्स होने चाहिए। सो ये हो गया रफ ईआर और ये हो गया स्मूथ ईआर, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, करेक्ट है। सो आई थिंक द डायग्राम इज फेयरली सिंपल, फेयरली इजी टू अंडरस्टैंड, यस, ओके। अच्छा, रफ ईआर का क्या फंक्शन है, स्मूथ का तो हमने फंक्शन देख लिया। रफ ईआर का फंक्शन क्या है, ये प्राइमरीली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व्ड है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, बनाता है, हाँ। पैनक्रियाटिक सेल्स फॉर एग्जांपल, पैनक्रिया में इंसुलिन बनता है, इंसुलिन एक प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है, करेक्ट है।
तो रफ ईआर जो है ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। अब ये जो प्रोटीन्स हैं, है ना, ये बनते हैं रफ ईआर में, सिक्रीट होते हैं राइबोसोम से जो ईआर पे अटैच्ड है। और ऐसे प्रोटीन्स को हम कहते हैं सिक्रीटरी प्रोटीन्स। क्या कहते हैं? सिक्रीटरी प्रोटीन्स। क्योंकि ये एक जगह पे बन के फिर इनको बाहर निकाला जाता है, दे आर सिक्रीटेड आउट। करेक्ट। अब ये प्रोटीन को कैसे छोटे छोटे पैकेट्स बना देते हैं। तो ये जो रफ ईआर है ना, इसका मेम्ब्रेन ऐसे गोल घूम जाता है, प्रोटीन को कवर कर देता है, सो इट गेट्स कवर्ड इन द और रैप्ड इन द मेम्ब्रेन। करेक्ट है। और फिर ये ईआर में से छोटे 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 ऐसे बबल्स बन के निकल जाता है, राइट। अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स हैं छोटे छोटे, करेक्ट, जो अंदर हैं वेसिकल्स के अंदर, ये ईआर से ऐसे छोटे पैकेट्स में बाहर निकलता है और ऐसे घूमते घामते हुए वो चला जाता है बाहर। ओके। रफ ईआर जो है ये भी फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन में काम में आता है। करेक्ट है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रोटीन्स है, याद है आपको, हमने किया ना फ्लूइड मोजेक मॉडल। तो फ्लूइड मोजेक मॉडल में जो मोजेक है वो क्या है? प्रोटीन्स है ना। तो वो प्रोटीन कहाँ से बनता है? वो रफ ईआर मेम्ब्रेन से, रफ ईआर के थ्रू बनता है। करेक्ट है। ईआर मेम्ब्रेन जब ग्रो होता है, करेक्ट है, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स उसमें ऐड करते हैं, फॉस्फोलिपिड भी उसमें ऐड होता है। क्योंकि हर बार जब कोई प्रोटीन बाहर निकलता है तो थोड़ा सा ईआर का मेम्ब्रेन भी उसके साथ में चला जाता है ना, तो मेम्ब्रेन छोटा छोटा होते जाएगा, तो उसको नया नया बनाना पड़ता है बार बार। करेक्ट है। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन ऐड होता है, फॉस्फोलिपिड ऐड होता है ना। कुछ पोर्शंस जो है ये लंबे मेम्ब्रेन के, है ना, ये ट्रांसफर होते हैं या चले जाते हैं दूसरे कंपोनेंट्स ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आप याद कीजिएगा क्या क्या है ना, गोल्गी है, राइट, ईआर है, लाइसोसोम्स है। तो हर एक चीज जो है मेम्ब्रेन से बनी हुई है। तो मेम्ब्रेन का काम हर जगह लगेगा, जहां जहां नया मेम्ब्रेन बनना है वो नया मेम्ब्रेन जो है वो ईआर के थ्रू कहीं ना कहीं जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। करेक्ट है। सो आई होप दैट दिस इज इजी इनफ टू अंडरस्टैंड। करेक्ट है। ओके। सो दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द स्मूथ एंड द रफ टाइप। करेक्ट है। Okay, so I'm going to stop this session here. Thank you very much to all of those students जो continuously मेरे videos को like, share and subscribe कर रहे हैं. Okay, I would like you to see that अगर आपको इससे ज़रा सा भी मदद हुआ है, ये videos अच्छा लग रहा है आपको content, तो please इसको continuously share करते रहिए and subscribe करना मत भूलिएगा. ओके। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा जो है दूसरे स्टूडेंट्स को मदद होगी। ओके। एंड मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, ज़्यादा कंटेंट मैं बना सकूंगी। अगर आपको बायो से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए किसी भी क्लास या किसी भी ग्रेड का, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, या तो आप एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, प्लीज कंटिन्यू टू शेयर एंड कंटिन्यू टू स्टडी।